This is the third chapter for class 10th of the book First Flight. Two stories about flying. In this chapter, there are two stories about flying. If you would like to study perfectly, then it is compulsory to see to the video till end of the line. It will make you perfect. अगर अच्छे से चैप्टर समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर एक ही चैप्टर में दो पार्ट हैं, थर्ड चैप्टर है ये। इसमें फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, तो लास्ट तक वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उड़ान, उड़ान के बारे में दो कहानियां हैं यहाँ पे। स्टोरी, स्टोरी का मतलब, स्टोरी का मतलब क्या होता है? स्टोरी का मतलब होता है टेल, सागा, लेजेंड। तो दो कहानियां हैं यहाँ पे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ conquering the skies. ड्यूरिंग एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में मानव का एक सपना होता था कि वह आकाश पर विजय प्राप्त कर ले। कनकर यानी विजय प्राप्त करना। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो कहानियां यहाँ पे उड़ान की। फर्स्ट है, अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही कनकर हिज फियर? And second is, a pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? एक नन्हा सीगल जो है वो उड़ने से डरता है, तो वो अपने डर पर विजय प्राप्त कैसे करता है? और एक पायलट जो तूफान के बादलों में खो जाता है, क्या वो सही जगह पर पहुंच जाता है सुरक्षित? उसकी मदद कौन करता है? दो कहानियां हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फर्स्ट फ्लाइट, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। थर्ड चैप्टर में दो कहानियां हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं और पैराग्राफ भी सेट होता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल, सीगल, व्हाट इज सीगल? दिस इज द नेम ऑफ ए बर्ड। पक्षी है ये। समुद्री काग भी बोलते हैं इसको, या समुद्री कबूतर भी बोलते हैं, समुद्रों में जो पाए जाते हैं जंगली एरिया के अंदर, खुले एरिया में। द यंग सीगल मीन्स बेबी सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। वो अपनी लेज पर अकेला था। अलोन मीन्स सॉलिटरी, आइसोलेटेड, एलोफ। लेज, व्हाट इज लेज? लेज पर वो अकेला था। लेज क्या होती है? ए नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ। लेज का मतलब, जैसे मकान बनाते हैं तो मकान में दरवाजे के बाहर एक छज्जा निकला हुआ होता है,
ये खिड़की के बाहर निकला हुआ होता है, या रूम के अंदर एक लंबा स्लैब लगा देते हैं हम सामान वगैरह रखने के लिए, उसको लेज बोलते हैं। ये तो आर्टिफिशियल है। और नेचुरल होता है, जैसे क्लिफ यानी रॉक्स, चट्टानें जो होती है वो थोड़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती है। ग्राउंड लेवल पर समुद्र है, समुद्र से सीधी चट्टान है और फिर यूं आगे निकली हुई होती है, लेज कहते हैं उसको। क्लिफ में चट्टान, यानी समुद्र के पास में एक चट्टान थी और उस पे एक लेज निकली हुई थी, और उस लेज पर ये जो छोटा सीगल था ये अकेला था। His two brothers and his sisters had already flown away. उसके दो भाई और जो उसकी बहन थी वो पहले से उड़कर जा चुके थे। अब देखो यहाँ हिज लिख रखा है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज टू सिस्टर्स। अब ये हिज जो है ये ही से बनता है, ही से बनता है हिज, हिम, हिमसेल्फ, ये प्रोनाउंस। हमने चैप्टर पढ़ा है प्रोनाउंस का। ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस हैं ये। तो ये जानवर, बर्ड्स के लिए यूज नहीं कर सकते। यहाँ इट्स का यूज हमें करना चाहिए। इट्स टू ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब यहाँ पे भी हिज आ रहा है, फिर दोबारा एंड लगा के फिर हिज लगाया, तो दो दो बार लिखने की आवश्यकता नहीं। इट्स टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लॉन अवे ऑलरेडी, had already flown away the day before. Its two brother and sisters, we can say its siblings, had flown away before a day or two. यानी उसके जो बहन भाई थे वो एक दो दिन पहले ही उड़ चुके थे। इक्वल एज थे, बराबर के थे, एक साथ पैदा हुए थे, लेकिन वो पहले से उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. He afraid to fly with them. वह उनके साथ उड़ने से डरता था। Afraid means scared, horrified, terrified. भयभीत था वो, डरता था, उनके साथ नहीं उड़ा वो। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap its wings, it became afraid. Somehow, कैसे न कैसे, किसी न किसी तरीके से, when he had taken a little run, यानी कैसे जैसे हिम्मत जुटा के उसने थोड़ा सा दौड़ लगाई आगे की ओर, फॉरवर्ड आगे की ओर, बैकवर्ड पीछे की ओर, टू द ब्रिंक, ब्रिंक तक। ब्रिंक का मतलब, ब्रिंक का मतलब होता है एज, किनारा, ऑफ द लेज, यानी लेज का जो आखिरी किनारा था वहां तक वो दौड़ कर गया। एंड अटेम्प्टेड मीन्स ट्राइड टू फ्लैप इट्स विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की उसने। बट अफ्रेड, लेकिन डर गया। बट हॉरिफाइड। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड डाउन बेनिथ, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस्ड, नीचे विहंगम, बहुत विशाल महासागर जो था वो फैला हुआ था, स्ट्रेस्ड यानी फैला हुआ था, डाउन नीचे की ओर, बेनिथ नीचे। अब बेनिथ प्रीपोजिशन है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और उस क्लिफ से, उस लेज से जहाँ वो सीगल बैठा हुआ था उससे सी लेवल जो था
वो काफ़ी गहरा था, बहुत गहराई थी। माइल्स डाउन, कई मील गहराई थी, छोटी मोटी गहराई नहीं थी, बहुत गहराई थी। कई मील, एक मील में 3 किलोमीटर होते हैं, 5 7 10 किलोमीटर गहराई, इतनी गहराई कि ऊपर से नीचे देख भी नहीं सकते, बहुत गहराई थी। He felt certain that his wings would never support him. He felt certain means he would realize definitely, he would realize perfectly that its wings would never support him. उसने ये निश्चित रूप से सोच रखा था कि उसके पंख जो है उसकी कभी मदद नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा उसने सोच रखा था। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर नीचे झुकाया, एंड रेन अवे बैक, और वापस दौड़ के आ गया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से छिद्र में, अंडर द लेज, उस लेज के नीचे, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात को सोता था। जस्ट बिकॉज ऑफ फियर एंड कावर्डनेस, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, it could not gather courage and would return back and just hide inside the hole where it would live, उसी होल में वापस आ गया। क्या कहना चाह रहा है लेखक यहाँ पे? जिस तरह से उस सीगल को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, अपने पंखों पर कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट होता है, उसको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको अपने दिमाग पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो तो ये सोचता है कि मैं तो कभी सही सोच ही नहीं सकता, मेरा आंसर तो कभी सही हो ही नहीं सकता, और वो दूसरों के आंसर टिप्पणी की कोशिश करता है और खुद कभी अपने आप आंसर लिखता ही नहीं। तो ये स्टोरी इसीलिए पढ़ाई जा रही है कि खुद पर तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, जैसा इस सीगल को नहीं था, वैसे अधिकतर बच्चों को अपने आप पर विश्वास ही नहीं होता कि वो भी कुछ कर सकते हैं। Even when each of his brothers and his little sisters, even यद्यपि when each of his brothers and sister, उसका प्रत्येक बहन भाई, छोटे बहन भाई, whose wings were far shorter than his own, उनके पंख जो थे उसके पंखों से काफी छोटे थे। ran to the brink, वे ब्रिंक की ओर दौड़े, ब्रिंक मतलब वही किनारा, फ्लैप्ड देयर विंग्स, उनके पंखों को उन्होंने फ्लैप किया, फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। उनके पंख छोटे थे उसके बावजूद भी उड़ गए, और इसके पंख बड़े थे फिर भी ये नहीं उड़ सका। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, वो साहस जुटाने में असफल हो गया, टू टेक दैट प्लंग, प्लंग मीन्स टू टेक दैट प्लंग, प्लंग मीन्स डाइव, ऊपर से नीचे कूदने को प्लंग बोलते हैं, मतलब डाइव लगाना। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, ये ऊपर से नीचे कूदने का जो सिस्टम था उसको बहुत डेस्परेट कर रहा था, बहुत हॉपलेस कर रहा था, निराश कर रहा था। मीन्स ही कुड नॉट गैदर करेज टू डाई फ्रॉम द हाइट ऑफ द क्लिफ, चट्टान की ऊंचाई से वो नीचे कूदने का साहस नहीं जुटा पाया और वहीं पर रह गया। His father and mother had come around calling to him shrilly, उसके माता पिता जो थे उसके पास में आ गए, चारों तरफ उसके उड़ने लग गए और उसको आवाज लगाने लगे, श्रीली, जोर जोर से। अब ब्रेडिंग, अब ब्रेडिंग का मतलब स्कोल्डिंग, रिब्यूकिंग, अब्यूजिंग, रेटॉर्टिंग, रेटॉर्ट, अब्यूज, रिब्यूक,
स्कोल्ड यानी उसको डांटने फटकारने लगे, बुरा भला कहने लगे उसको, थ्रेटनिंग और उसको धमकी भी देने लगे, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार, और उसको धमकी देने लगे कि बेटा भूखा रह जाएगा, भूखों मरेगा, स्टार मीन्स भूखों मरना, ऑन हिज लेज अपनी ही लेज पर पड़ा पड़ा भूखा मरेगा, अनलेस ही फ्लू अवे अगर वो नहीं उड़ेगा तो। The parents of the seagull would try their the best effort to encourage him. They would use all types of methods, techniques to make him study and to fly, to do his individual efforts, but he could not do so. उसको पूरे प्रयास करने की कोशिश की उन्होंने, उसको डराया धमकाया, सारे तरीके अपनाए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ तक कह दिया भूखा मरेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो हिला तक नहीं अपना जीवन बचाने के लिए, इतना डरपोक था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, 24 घंटे पहले की बात है ये, 24 घंटे गुजर चुके थे इस बात को। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से उसके पास कोई नहीं आया, ना तो उसके बहन भाई आए ना उसके माता पिता आए। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन भर, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी वो अपने पेरेंट्स को देखता रहा जो उसके बहन भाइयों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके माता पिता जो थे उनको उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, सिखा रहे थे उनको कि कैसे उड़ते हैं। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, उनको ये सिखा रहे थे कि स्किम कैसे करते हैं। स्किम का मतलब टू मूव लाइटली जस्ट अबव ए सरफेस हेयर द सी, कि जैसे किसी सतह के ऊपर से धीरे धीरे कैसे उड़ के जाते हैं, यानी समुद्र के ऊपर पानी को ना छुएं, थोड़ी ऊपर से कैसे उड़ते हुए जाते हैं, कैसे उड़ते हैं, ये टेक्निक वो उनको सिखा रहे थे। द वेव्स, लहरों के ऊपर से कैसे उड़ते हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर ए फिश, और डाइव कैसे करते हैं, कैसे कूद लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first herring and devour it, उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को देखा था डाइव लगाते हुए और फर्स्ट हेरिंग पकड़ते हुए और उसको निगलते हुए। डेवोर, डेवोर का मतलब होता है एंगल्फ, निगलना। हेरिंग एक मछली का नाम। सॉफ्ट फाइंड सी फिश, सॉफ्ट फिंड सी फिश यानी जिसके फिन यानी बाहर का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको पकड़ के वो निगल रहा था, ऐसा उसने देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड, जब उसके माता पिता उसके चारों ओर घूम रहे थे, रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और एक गर्व की आवाज़ निकाल रहे थे। कहने का मतलब जब उसके बड़े भाई ने हेरिंग मछली पकड़ी तो वो उसको शाबाशी दे रहे थे कि शाबाश बेटा बहुत बढ़िया किया। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और पूरी सुबह के दौरान वो जो पूरा परिवार था यानी उसके पेरेंट्स और उसके बहन भाई वहीं पर घूम रहे थे उस बिग प्लेटू पर। प्लेटू का मतलब होता है पठार, प्लेटू का मतलब पठार होता है। अब ये पठार क्या होता है? एक ऊंची चट्टान होती है, चट्टान के ऊपर का टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट टॉप ऑफ ए क्लिफ और रॉक इज कॉल्ड प्लेटू। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, मिडवे इन थोड़ा बीच में, अपोजिट क्लिफ, कौन सी अपोजिट?
यानी जिस क्लिफ पे वो सीगल बैठा हुआ था उसके सामने एक दूसरी चट्टान और थी, उस पे वो बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे, टॉन्टिंग हिम, क्रिटिसाइजिंग हिम, रिएक्टिंग हिम, स्कोल्डिंग हिम विद हिज कावर्डिस। यानी उसकी कावरता पे उसको बुरा भला कह रहे थे कि तू ऐसे ही भूखा मरेगा, मत उड़। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। असेंडिंग मीन्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग दो वर्ड होते हैं। असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना और डिसेंडिंग यानी नीचे उतरना। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। इस समय सूर्य जो था आकाश की ओर ऊपर बढ़ रहा था। मीन्स इट वॉज द टाइम ऑफ द मॉर्निंग एंड ग्रेजुअली द सन वॉज राइजिंग अप इन द स्काई। धीरे धीरे सूर्य ऊपर उठ रहा था। ब्लेजिंग ऑन, ब्लेज, ब्लेज का मतलब होता है जलना। ब्लेज का मतलब फायर होता है वैसे। ब्लेजिंग यानी जल रहा था। ऑन हिज लेज, उसकी लेज पर। यानी जैसे जैसे सूर्य ऊपर आ रहा था वैसे वैसे सनलाइट तेज हो रही थी और डायरेक्ट उस लेज पर सनलाइट जा रही थी और गर्मी बढ़ रही थी। दैट फेस द साउथ, जो साउथ की ओर उसका फेस था, वो यानी वो लेज जो थी उसका फेस साउथ की ओर था और उधर सूर्य की किरणें तेजी से आ रही थी। ही फेल्ट द हीट, और उसको काफ़ी गर्मी लग रही थी सीगल को। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था, भूखा था वो। और भूख के कारण ही कुड नॉट टॉलरेट टू द हीट ऑफ द सन, सूर्य की हीट को वो टॉलरेट, एंड्योर, बियर मतलब सहन नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल था। आया समझ में? ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लीज, उसने धीरे धीरे लेज की लेज के किनारे की ओर अपने कदम बढ़ाए। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और एक टांग पर खड़ा हो गया और दूसरी टांग को उसने अपने पंखों में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई, और एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, फिर दूसरी भी बंद कर ली। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और सोने का नाटक किया उसने, दिखावा किया। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, आउटर शो। झूठ माट में सोने का नाटक किया, यानी वो अपने मम्मी पापा को बताना चाह रहा, भाई नींद आ गई मेरे को तो सो रहा हूँ मैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि रहने दे नाटकबाजी। ही साइज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटू, उसने अपने दोनों बहन भाइयों को प्लेटू पठार पर लेटे हुए देखा, जो डोजिंग कर रहे थे। डोजिंग का मतलब होता है ऊँघना, हल्की नींद लेना। जैसे खाना खाने के बाद अपने आप हल्की हल्की नींद आने लग जाती है, आंखें अपने आप बंद होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं डोजिंग। यानी उन्होंने भरपेट भोजन कर रखा था और सिर झुका के डोजिंग कर रहे थे, आराम फरमा रहे थे, सो रहे थे। संक इनटू देयर नेक्स, अपनी गर्दन को नीचे डुबोकर। संक का मतलब डुबो लेना। सिंक, सैंक, संक। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है संक, सिंक। सेकंड फॉर्म होती है सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक। यानी अपनी गर्दन को पंखों में घुसा के आराम से सो रहे थे। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स, और उसका पिता जो था वो अपने पंखों को ठीक कर रहा था। प्रिनिंग, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स, यानी पंखों को ठीक करने का प्रयास कर रहा था, यानी पंखों को
संवार रहा था, कंघी कर रहा था। उनके पास कंघा तो था नहीं, तो चौंच से ठीक कर रहा था। ऑन इज वाइट बैक, यानी उसकी बैक जो थी वाइट थी, पीठ के पंखों को चौंच से संवार रहा था। ऑन हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो थी वो उसकी तरफ देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, और वो प्लेटू पठार पे एक थोड़ी सी ऊंचाई टाइप का जो स्थान था। हम्प का मतलब ऐसे होता है कुबड़, हम्प का मतलब होता है कुबड़। कुबड़ का मतलब जैसे ऊंट की पीठ पे ऐसे ऊंचा सा स्थान होता है, उसको हम्प बोलते हैं। तो ऐसे ही उस प्लेटफॉर्म पर, उस प्लेटू पर थोड़ी सी से उभरा हुआ स्थान था, उसके ऊपर वो बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी ब्रेस्ट जो थी उसकी माँ की, वो बाहर की ओर थोड़ी उभरी हुई थी, आगे की ओर। नाउ एंड अगेन, अभी और बार बार। शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने एक मछली का टुकड़ा चीरा या फाड़ा। टीयर टॉर टॉर, टीयर, टीयर की सेकंड फॉर्म होती है टॉर। टीयर, टीयर का मतलब होता है चीरो या फाड़ो। वर्ब की जगह आ जाएगा तो, और नाउन की जगह आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाता है आंसू। शी टॉर एट ए पीस ऑफ फिश, उसने एक मछली का टुकड़ा चीरा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, फिर उसने अपनी चोंच के दोनों साइड को स्क्रैप किया, यानी पहना किया, उसको शार्प किया। ऑन द साइड ऑफ द फूड मैडेंड हिम, और भोजन की झलक ने उसको पागल कर दिया। यानी जैसे ही उसको भोजन दिखाई दिया उसकी माँ की चोंच में, तो वो पागल हो गया, छटपटा रहा था भोजन के लिए। हाउ ही लव टू टीयर फूड, वो भोजन को इस तरह से चीरना कितना पसंद करता था। दैट वे, उस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और वो खुद भी अपनी चोंच को बार बार शार्प करता था, भोजन को अच्छे से चीरने फाड़ने के लिए। टू वेट इट, वेट मीन्स टू मेक शार्प, टू वेट मीन्स शार्पन, तीखा करने के लिए। वो भी ऐसा ही करता था। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food। गा गा गा, अपनी आवाज में वो रोने लग गया, भीख मांगने लग गया अपनी माँ से कि उसके लिए भोजन लाओ, कुछ तो दो। गा कौला, शी स्क्रीम्ड बैक, उसने भी पलट के जवाब दे दिया, चिल्लाई वो उसके ऊपर। डाइवर्सिवली, डाइवर्सिवली का मतलब इन ए मैनर शोइंग समवन दैट शी इज स्टूपिड, यानी उसको चिढ़ाते हुए उसने जवाब दिया कि मूर्ख, गधे, इडियट, ऐसे पड़ा रहे तू, तू कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, ऐसे भूखा मरेगा। इस तरह से उसको रिब्यूक किया, रेटॉर्ट किया, स्टूपिड कहा उसको। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट बाद उसने कुछ खुशी की आवाज़ निकाली। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, यानी जब उसने देखा कि उसकी माँ ने चोंच में भोजन उठा लिया और वो उड़ के उसकी ओर आ रही थी, तो वो सोच रहा था कि अब काम बन गया, अब मम्मी आ रही है भोजन लेके, तो वो खुश हो गया। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो आगे की ओर बड़ी उत्सुकता से झुक गया। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और चट्टान को अपने पैरों से बजाने लगा, यानी उछलने लग गया जोर जोर से। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, उसके अधिक नज़दीक आने की कोशिश करने लगा।
एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे वो उड़ के समुद्र को क्रॉस करके सामने वाली अपोजिट साइड की चट्टान से समुद्र क्रॉस करके उसकी ओर आने लगी, तो वो खुश हो गया। मीन्स हैविंग सीन टू द फ्लाइट ऑफ हिज मदर ही फिल्ड विद जॉय एंड प्लेजर एंड बिगेन टू टैप टू इट्स फीट अपॉन द cliff, and it was the indication of his joy. He would feel with pleasure that his mother is now coming towards him to feed him something. वो खुश हो गया ये सोच के कि उसकी माँ उसको कुछ खिलाने के लिए आगे आ रही है। He waited, उसने इंतजार किया। A moment, एक क्षण के लिए, इन सरप्राइज, आश्चर्य से। Wondering why she did not come nearer, लेकिन उसको ये ताज्जुब हो रहा था कि वो और नज़दीक क्यों नहीं आ रही है उसके चोंच में भोजन डालने के लिए। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, फिर वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली की ओर जंप लगाया, कूद लगाई। विद अ लाउड स्क्रीम, और जोर से चीखा, चिल्लाया। ही फेल आउटवर्ड, वो बाहर की ओर गिरने की कोशिश कर रहा था। एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, और नीचे स्पेस के अंदर। कहने का मतलब ये है कि जब उसकी माँ आगे खड़ी हुई थी भोजन लेके और पास नहीं आ रही थी, तो उसने हिम्मत करके खुद ही जंप लगा दिया, और जैसे उसने जंप लगाया, डाइव लगाया, तो वो समुद्र में नीचे गिरने लग गया। स्पेस यानी खुले, जो ब्लैंक स्पेस था उसमें। देन ए मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम, तभी एक मॉन्स्टर का मतलब दैत्य होता है, मॉन्स्टर्स यानी दैत्याकार, टेरर यानी हॉरर, सीज्ड हिम, उसको पकड़ लिया। यानी जैसे वो गिरा तो फिर उसकी हालत खराब हो गई, भयंकर रूप से डर गया वो। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल शांत हो गया, धड़कनें बंद हो गई। वो देखा भाई अब तो गए, जो होना था वो गया, अब तो खेल खत्म होने वाला है, ऐसा उसने सोचा, और दिल धड़कना ही बंद हो गया और भयंकर रूप से भयभीत हो गया वो। he could hear nothing, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसको। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन एक मिनट बाद में क्या हुआ, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, अगले क्षण उसने वैसा महसूस किया कि उसके जो पंख थे वो बाहर की ओर फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, हवा जो थी उसके ब्रेस्ट के नीचे से जा रही थी और उससे टकरा रही थी उसके फीदर्स से, यानी ब्रेस्ट के जो फीदर्स थे। अब देखो, फीदर और विंग दो चीज़ें, दोनों का मतलब पंख होते हैं। तो विंग का मतलब होता है पूरा बड़ा पंख जिसको फ्लैप किया जाता है, और उसके ऊपर छोटे छोटे पंख और लगे हुए होते हैं, दैट इज फीदर। तो ब्रेस्ट पे जो फीदर्स थे उनसे हवा टकराई। देन अंडर हिज स्टोमक, फिर उसके पेट के नीचे भी हवा घुस गई। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, उसके पंखों के नीचे भी घुस गई। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने फील किया कि उसके विंग्स के अंदर से हवा घुस रही थी और उसको अच्छा महसूस हो रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ने शुरू में तो सिर नीचे था उसका, अब वो सीधा हो गया। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे उड़ रहा था। डाउनवर्ड, नीचे की ओर, एंड आउटवर्ड, बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, वो थोड़ा सा डिजी यानी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था वो, और जैसे उसका बैलेंस खराब हो गया हो थोड़ा, जैसे छोटा बच्चा जब चलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस तरह से उसको फील हो रहा था, बाकी डर नहीं लग रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, वंस, एक बार।
एंड ही सॉर्ड अपवर्ड, जैसे उसने पंख फड़फड़ाए तो ऊपर की ओर आया। गा 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 गाए जा, मतलब आवाज निकाली उसने, मस्त हो गया। गा कॉला हिज मदर, हिज मदर स्वब पास्ट हिम, उसके माँ उसके पीछे पीछे उड़ने लग गए। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पंख जो थे वो तेज आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, उसने दूसरी चीख निकाल के उसके माँ की आवाज का जवाब दे दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम स्क्रीमिंग, फिर बापूजी भी आ गए और वो भी उसके ऊपर उड़ने लग गए। ही साइज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसके बहन भाई भी आके उसके आसपास उड़ने लग गए, ऐसा उसने देखा। करवेटिंग एंड बैंकिंग, करवेटिंग यानी लीप, मतलब कूद लगाना, लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह जो कूदता है, जंप मारता है। और बैंकिंग मतलब फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, और एक पंख से दूसरे से ऊपर उड़ना। कहने का मतलब वो कलाबाजियाँ कर रहे थे। मीन्स हिज ब्रदर एंड सिस्टर बोथ वर showing the technique or their efforts to fly perfectly, आराम से उड़ रहे थे वो। and soaring and diving, then he completely forgot that he had not always been able to fly, और फिर वो पूर्ण रूप से भूल गया कि जैसे उसको कभी उड़ना नहीं आता था। मीन्स नाउ ही हैड बिकम परफेक्ट इन फ्लाइंग, अब वो परफेक्ट हो गया था उड़ने में। and commended himself to dive and soar and curve, और वो खुद अब कोशिश कर रहा था कि कैसे नीचे जाते हैं, कैसे ऊपर आते हैं, कैसे पलटियाँ मारते हैं। श्रीकिंग श्रीली, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। कहने का मतलब इन रिटर्न ही वुड रिप्लाई टू हिज मदर एंड फादर एंड ब्रदर, and he was telling them that now he has become able to fly perfectly, and now he is not a coward, and he has gathered his courage and now become perfect to fly, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा था। His parents and his brother and sister had landed on his green flooring ahead of him, उसके माता पिता और उसकी बहन जो थे वो उतर चुके थे उस हरे महासागर की सतह पर जो उसके सामने था। यानी द सीगल हैड अप्रोच टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, यानी जहाँ से ओशियन की सरफेस शुरू हो रही थी वहाँ तक पहुँच गया था, क्लिफ के बॉटम तक, और वहाँ हरा हरा समुद्र था, यानी कुछ घास फूस उस पर उगा हुआ था, वहाँ वो उतर गए। दे वर बैकनोइंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे उसको कॉन्ग्रेचुलेटिंग, मतलब उसको अप्रिशिएट कर रहे थे और उसकी तरफ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर उसने भी अपने पैरों को नीचे किया ग्रीन सी पर उतरने के लिए। जैसे एरोप्लेन जब उड़ता है तो उसके टायर जो होते हैं वो बिल्कुल उसमें अंदर चिपके हुए होते हैं, लेकिन जैसे एरोप्लेन लैंड करता है तो उसके टायर नीचे ड्रॉप हो जाते हैं रनवे पर। ठीक उसी प्रकार से जब कोई पक्षी भी उड़ते हुए जब नीचे बैठने की कोशिश करता है तो उसके पैर नीचे लटक जाता है, बिल्कुल ऐसा ही उसने भी किया। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसके पंख पैर जो थे वो उस कीचड़ में फंस गए, डूब गए, घुस गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो डर से चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, ऊपर उठने की उसने कोशिश की। फ्लैपिंग हिज विंग्स, पंखों को फड़फड़ाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थक गया था बहुत ज़्यादा, भूखा तो था ही उड़ा तो थक गया। एंड वीक, कमज़ोर भी हो गया था विद हंगर, भूख के कारण। एंड ही कुड नॉट राइज, वो उठ नहीं पाया ऊपर।
एग्जस्टेड, थकान के कारण, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एक अलग प्रकार की एक्सरसाइज हो गई थी उसकी पहली बार। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर उस हरे समुद्र में घुस गए थे। एंड देन हिज बैली टच्ड इट, और उसका जो पेट था उसके छू गया था ग्राउंड के। एंड ही सैंक नो फर्दर, अब वो ज़्यादा नीचे नहीं डूब रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, अब उसके चारों ओर उसका परिवार आ गया था और उससे बातें कर रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स, और उनकी जो चोंच थी, वर ऑफरिंग हिम, उसको ऑफर कर रही थी कि ले अब खा ऑफ डॉग फिश, यानी उनकी चोंच में डॉग फिश के टुकड़े थे और वो सब उसको बोल रहे थे कि ले खा। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। मीन्स फाइनली द यंग सीगल हैड conquered over his fear. At last he would get victory over his fear, his cowardice. अपनी कायरता पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी। कहने का मतलब, in this complete chapter the author would like to teach an important lesson to the readers, to the students, that they would have to do their the best effort in order to overcome their fear or terror. Just like at last the seagull would dive from the cliff, जैसे सीगल आखिर में चट्टान से कूद ही गया, इसी तरह से तुम्हें भी एक रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। मीन्स देयर मस्ट नॉट बी द सेंस ऑफ फियर और टेरर, एंड यू शुड नेवर काउंट योर सेल्फ इन्फीरियर देन अदर्स, यानी अपने आप को कभी भी निकृष्ट मत समझो, कमज़ोर मत समझो, अपने अंदर की पावर को समझो और उसका इस्तेमाल करो। यही कहा गया इस चैप्टर के अंदर। द ब्लैक एरोप्लेन, दिस इज अनदर स्टोरी, दिस इज अनदर स्टोरी ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन। The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. चंद्रमा ऊपर आ रहा था पूरब की दिशा में मेरे पीछे, और आकाश में तारे चमक रहे थे मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कोई बादल नहीं था। मीन्स इट वॉज क्लियर, क्लियर स्काई। मीन्स none of the spot of the cloud could be seen in the sky, आकाश में बादल का कोई धब्बा नहीं था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside, मैं खुश था ऊपर आकाश में सोए हुए लोगों के ऊपर उड़ रहा था। कंट्री साइड का मतलब था पूरा देश, यानी देश के ऊपर वो उड़ रहा था और लोग सो रहे थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा। कहाँ गया? I was flying my old Dakota aeroplane over France back to
इंग्लैंड। अब यहाँ एक वर्ड, एक सेंटेंस लिख रखा है इसने, आई वॉज फ्लाइंग। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा। इसका मतलब क्या हुआ? आई वॉज फ्लाइंग, इसका मतलब तो हो गया मैं उड़ रहा था, ओल्ड डेकोटा। तो यहाँ देखो एक गंभीर बात है, बड़ी खतरनाक बात है। फ्लाई, फ्लाई का मतलब उड़ना नहीं होता है, फ्लाई का मतलब था उड़ो। टू फ्लाई का मतलब था उड़ना, लेकिन उड़ाने के लिए क्या? उड़ाने के लिए हमारे पास कोई वर्ब ही नहीं है। जैसे हंसने के लिए है लाफ, लेकिन हंसाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। रोने के लिए है हमारे पास क्राई, लेकिन रुलाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। पीटने के लिए वर्ब है बीट, पिटवाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। तोड़ने के लिए है ब्रेक, लेकिन तोड़वाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। काटने के लिए वर्ब है कट, लेकिन कटवाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। ऐसे ही उड़ने के लिए है फ्लाई, लेकिन उड़ाने के लिए कोई वर्ब नहीं है। तो आई वॉज फ्लाइंग ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा, मैं मेरा ओल्ड डेकोटा उड़ रहा था, लेकिन उड़ाने के लिए क्या करें? तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ मैं पढ़ा नहीं सकता, बीच में ये अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। इतना सेंट दे देता हूँ कि ऐसा करने के लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे, और इस कॉजेटिव वर्ब के टॉपिक के अंदर 4 वर्ब यूज होती है। कौन कौन सी? कॉज, मेक, हैव और गेट। कॉज, मेक, हैव और गेट, इन चारों का मतलब एक ही होता है, कार्य करवाना। तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई वॉज मेकिंग फ्लाई, आई वॉज मेकिंग फ्लाई माई ओल्ड डेकोटा। मेक का प्रयोग करेंगे, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। कॉज, मेक, हैव और गेट, कॉज और गेट का प्रयोग करते हैं तो इन्फिनेटिव लगता है, मेक और हैव का प्रयोग करते हैं तो नहीं लगता। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आई वॉज कॉजिंग टू फ्लाई माई ओल्ड डेकोटा, आई वॉज गेटिंग टू फ्लाई ओल्ड डेकोटा, आई वॉज हैविंग फ्लाई ओल्ड डेकोटा, आई वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा। दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आई वॉज मेकिंग फ्लाई माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं मेरा ओल्ड डेकोटा प्लेन जो था, एरोप्लेन जो था, उसको फ्रांस से इंग्लैंड की ओर लेकर जा रहा था। मीन्स द पायलट वाज मेकिंग फ्लाई हिज एरोप्लेन टुवर्ड्स इंग्लैंड फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वो उड़ रहा था, यानी अपना एरोप्लेन उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी छुट्टी के बारे में सोच रहा था या सपना देख रहा था छुट्टी का। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, उम्मीद कर रहा था, टू बीइंग विद माई फैमिली, की अपने परिवार के साथ मैं समय गुजारूंगा। यानी उसकी छुट्टियां सैंक्शन हो गई थी और ये उसकी लास्ट फ्लाइट थी, इंग्लैंड जाके वो आराम से परिवार के साथ समय गुजारने की सोच रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा,
1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह का 1:30 बज रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा है कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता हूँ। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने पीछे की ओर एरोप्लेन के नोज की ओर देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मुझे मेरे सामने एक बड़े शहर की लाइट्स दिखाई दे रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS 088 here, can you hear me? I'm on my way to England, over। मतलब पायलट ने पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म किया कि मैं अपना ओल्ड डेकोटा 088 जो है उसको इंग्लैंड लेकर जा रहा हूँ और मैं रास्ते में हूँ। The pilot would inform to the Paris control room that he was making fly his old Dakota 088 towards England and he was on the way over। ऐसा उसने इंफॉर्मेशन दे दी। The voice from the radio answered me immediately। रेडियो की तरफ से जो वॉइस आई उसने तुरंत उसको जवाब दिया, DS 088 I can hear you, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ought to turn 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम 12 डिग्री पर पश्चिम की ओर मुड़ जाओ। DS 088 ओवर, यानी उधर से उन्होंने इसको डायरेक्शन बता दी कि इतने डिग्री पर तुम्हें घूम जाना है। क्लियर? आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप को चेक किया और कंपास को चेक किया। अब ये कंपास क्या होता है? व्हाट इज कंपास? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जस्ट लाइक ए वॉच which has a needle inside it and it shows to the direction. The needle of the instrument means inside the compass, it is made of magnet and it always shows the direction north and south। कंपास को हिंदी में कुतुबुलमा कहते हैं। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दिशा बताता है और इसके बीच में, इसके अंदर, मतलब घड़ी की तरह होता है, इसके अंदर एक सुई लगी रहती है जो मैग्नेट की यानी चुंबक की होती है और हमेशा उसके दोनों एंड जो हैं नॉर्थ और साउथ की ओर होते हैं, यानी दो दिशाएं बता देता है जिससे कि ईस्ट और वेस्ट का पता लग जाता है। तो मैंने कंपास और मैप को चेक किया। switched over to my second and last fuel tank, और उसने स्विच्ड ओवर किया, चालू कर दिया लास्ट और सेकंड फ्यूल टैंक जो था, एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और डकोटा जो था उसको इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पर मोड़ दिया, घुमा दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पर पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और अच्छा बड़ा सारा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा, यानी घर जाके खूब ठाट से भोजन करूंगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, और ये एक आसान उड़ान थी। Means there was not any kind of complication during the flight and the pilot would think that it was easy going flight and he would realize that he would approach to his home easily and would have perfect meal there together his family। Paris was about 150 kilometers behind me, पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर छूट गया था। When I saw the clouds, जभी मैंने बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफान के बादल देखे आकाश में। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, और वे बड़े बड़े पहाड़ की तरह दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, आकाश के परे। मीन्स ऑन द वे द पायलट वुड सी big clouds, big
क्लाउड जस्ट लाइक माउंटेन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने पहाड़ों जैसे बड़े बड़े काले बादल आ गए। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं ऊपर की ओर उड़ नहीं सकता। एंड ओवर देम मतलब जो काले बादल थे उसको क्रॉस करके ऊपर से वो नहीं जा सकता। एंड डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और उसके एरोप्लेन में इतना फ्यूल फ्यूल भी नहीं था कि वो राउंड लगा के, वो नॉर्थ या साउथ से राउंड लगा के उस बादल को क्रॉस करके घुमा के ले जाए एरोप्लेन को, इतना फ्यूल भी नहीं था उसके पास। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापस पेरिस जाना पड़ेगा, ये तीसरा ऑप्शन था उसके पास। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर भी जाना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे वो ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी था। आई विल टेक द रिस्क, मुझे टेस्ट मुझे रिस्क लेनी ही पड़ेगी। मीन्स द पायलट वुड डिटरमाइन दैट he would have to take the risk in order to approach to England and to enjoy the breakfast together his family. दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि भाई रिस्क तो लेनी ही है परिवार के साथ भोजन करने के लिए। I thought and flew that old Dakota straight into the storm. और उसने ऐसा सोचा और अपने ओल्ड डेकोटा को उस तूफान के जो बादल थे उनमें एंटर करवा दिया, यानी घुसा दिया, यानी रिस्क ले ली। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। As soon as his aeroplane would enter inside the clouds, then he could not see anything. Means there was complete darkness. अंधकार आ गया चारों तरफ जैसे ही वो बादलों में प्रवेश किया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन से बाहर कुछ भी नहीं देखा जा सकता था, असंभव था कुछ देखना। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, और वो उसका एरोप्लेन था वो उछलने लगा। ट्विस्टेड, इधर उधर घूमने लगा, मुड़ने लगा। इन द एयर, हवा में। मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड स्ट्रोक्स ऑफ द एयर द एरोप्लेन कुड नॉट प्रोसीड फॉरवर्ड इन प्रॉपर डायरेक्शन। इट्स speed had been breaking just because of the air strokes, and it was just twisting right and left side. हवा के थपेड़ों से तेज तूफान के कारण वो इधर उधर डोल रहा था एरोप्लेन। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास की ओर देखा, तो कंपास का क्या हुआ? आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो था वो गोल गोल घूम रहा था, यानी कंपास फेल हो गया। राउंड एंड राउंड मतलब इट वाज डेड। ये इट वाज डेड का मतलब क्या हुआ? इट हैड बिकम डेड, और इट हैड बिकम आउट ऑफ ऑर्डर, यानी खराब हो गया। कंपास गोल गोल घूमने लग गया, यानी दिशा भ्रम हो गया, उसको पता नहीं। इट वुड नॉट वर्क, काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अन्य इंस्ट्रूमेंट्स जो थे उसके पास वो भी डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, रेडियो पर कोशिश की उसने। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी? देयर वाज नो आंसर। उसने खूब कोशिश की कि भाई कंट्रोल रूम वाले हो, सुन रहे हो क्या तुम मेरे को? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, यानी रेडियो भी फेल हो गया था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी मृत हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, ना तो अब मेरे पास रेडियो था ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि मैं कहाँ पे था। आई हैड लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, फिर उन काले बादलों में, क्वाइट नियर मी, मेरे बिल्कुल पास में, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा।
आई हैड इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। वो जो दूसरा एरोप्लेन उसको दिखाई दिया बादलों में, उसके बिल्कुल पास में, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, लेकिन मैं उसको मेरे बराबर में उड़ते हुए देख सकता था, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान में से। मीन्स द पायलट कुड सी टू अनदर एरोप्लेन ऑब्वियसली विच वॉज मेकिंग फ्लाई नेक्स्ट टू हिम, यानी उसके पास में जो एरोप्लेन उड़ रहा था वो उसको साफ दिखाई दे रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, खुश हुआ, टू सी अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को देख के मैं खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और उसकी ओर हिला दिया, यानी उसको कहा कि हाँ भाई मैं हूँ, आ गया, टेंशन मत ले, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे आ जा। ही वॉज सेइंग, वो मुझको कह रहा था, फॉलो मी, ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। ही न्यू दैट आई हैड लॉस्ट, ऐसे होना चाहिए, प्रेजेंट में लिख दिए लाइन, पास्ट में चल रहा है पूरा चैप्टर, कैसे पॉसिबल है। ही न्यू, ही KNEW, he knew that I had lost, वो जानता था कि मैं अपना रास्ता खो चुका था। I thought, मैंने सोचा। He was trying to help me, वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। स्टोरी है, हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। He turned his aeroplane slowly to the north, उसने अपना एरोप्लेन नॉर्थ की ओर घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने ले आया अपने एरोप्लेन को, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि मेरे लिए आसान हो जाए कि मैं उसके एरोप्लेन का फॉलो कर सकूँ, यानी उसके पीछे पीछे चल सकूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड हिम, उसके पीछे पीछे चलकर, द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजीब एरोप्लेन के पीछे पीछे चल के मैं बहुत खुश था। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी लड़के की तरह, बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, कि बच्चे को कहते हैं पीछे से आ जा, तो वो उसके पीछे पीछे चल रहा था। जस्ट लाइक एन ओबीडियंट बॉय, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद भी वो एरोप्लेन जो था उसके आगे आगे चल रहा था उन बादलों के अंदर। यानी आधे घंटे तक वो उसका पीछा करता रहा और वो एरोप्लेन आगे आगे चलता रहा। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई 4, 5 और 10 मिनट्स मोर, अब उसके ओल्ड डेकोटा का जो लास्ट फ्यूल टैंक था उसमें इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5-10 मिनट और उड़ सकता था। मीन्स देयर वॉज नो सफिशिएंट फ्यूल इन द टैंक ऑफ द एरोप्लेन, पर्याप्त फ्यूल नहीं था, खाली 5-10 मिनट और उड़ा जा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरने लगा कि भाई इतना सा फ्यूल बचा है, पता नहीं कितना आगे और चलना है, अब क्या होगा, डर गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन तभी वो जो प्लेन उसके आगे चल रहा था वो नीचे की ओर जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी पीछे पीछे लगा दिया उसके, स्टॉर्म में से नीचे की ओर जाने लगा मैं भी। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा, देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। As soon as I came outside from the dark clouds, then I would see two straight
lights which were in front of me, and it were the lights of the airport. एयरपोर्ट आ गया था, एयरपोर्ट की लाइटें उसको दिख गई. इट वाज ए रनवे, रनवे था एरोप्लेन का, एयरपोर्ट का रनवे था. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ, मैं सेफ था. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड. मैं मुड़ा अपने दोस्त की तलाश करने के लिए इन द ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन में. बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था. मीन्स देयर वाज नॉट एन अनदर एरोप्लेन इन द स्काई. देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन हैड गॉन. अब देखो वाज गॉन लिख रखा, ऐसी अंग्रेजी लिख रखी है ये, थर्ड क्लास अंग्रेजी. द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, क्या अंग्रेजी वाक्य होना है. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था तो हैड गॉन आना चाहिए. वाज गॉन लिख रखा है. एनसीईआरटी की किताब है. अभी सेलेक्टर्स कोई नहीं देखता. यहाँ रीडर को एक्टिव होना पड़ेगा कि अगर रीडर में दिमाग है, उसको थोड़ा ज्ञान है, तो वो ये एरर निकाल सकता है, अदरवाइज खाते जाओ कचरा. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था. लाफ्ड, और वो हंसने लगा. आई लैंडेड, मैं नीचे उतर गया. एंड वॉज नॉट सॉरी, और मुझे कोई दुख नहीं था. टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर, यानी ओल्ड डेकोटा से नीचे उतर के कंट्रोल रूम तक जाने में मुझे कोई दुख नहीं था. द पायलट was in confidence and he had not any sense of worry, so that he would come outside from the old Dakota and he would approach to the control room, control tower. I went and asked a woman in the control center. मैं अंदर गया और मैंने एक महिला से पूछा जो कि कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी. वेयर आई वाज, मैं कहाँ था. एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था. आई वांटेड टू से थैंक यू. आई वांटेड टू से थैंक हिम, मैं उसको शुक्रिया कहना चाहता था. यानी यहाँ स्पीकर पायलट है, लिसनर है जो वो महिला है जो कंट्रोल टावर में, कंट्रोल रूम में बैठी हुई है. तो अब ये बोल रहा है आई वांटेड टू थैंक यू, तो उसको शुक्रिया क्यों, वो उसको शुक्रिया कहना चाह रहा था जो पायलट था. आई वांटेड टू थैंक हिम. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी ओर बड़े अजीब तरीके से देखी. एंड देन लाफ्ड, और हंसने लगी कि मेरे को क्या क्या थैंक यू. अनदर एरोप्लेन, कौन सा अनदर एरोप्लेन भाई साहब, क्या बोल रहे हो आप. आप देयर इन दिस स्टॉर्म, यानी इस तूफानी रात में कौन सा एरोप्लेन होगा दूसरा आकाश में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहे थे. योर्स वाज द ओनली वन, केवल तुम्हारा ही एक एरोप्लेन था जो उड़ रहा था आकाश में. आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार पर देख सकती थी. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली, तो फिर मेरी मदद किसने की आप सुरक्षित पहुंचने में. विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना कंपास और रेडियो के किसने मदद कर दी मेरी. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं था, फिर भी मैं कैसे आ गया यहाँ पे. हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में वो पायलट कौन था. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के, कौन था वो. यानी
according to according to the operator, according to the lady who was in the control room, there was not any aeroplane which was flying in the sky. But according to the pilot, there was an aeroplane which would guide him and would lead him the way and would help him to approach and land to his plane safely. यानी उस लेडी के हिसाब से तो आकाश में कोई एरोप्लेन था ही नहीं, और पायलट कह रहा है कि भाई एक एरोप्लेन ने मेरी मदद की थी जिससे कि मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं तो आ ही नहीं सकता था। और वो लेडी कह रही थी कि कोई एरोप्लेन था ही नहीं, तो फिर वो एरोप्लेन कहाँ से आ गया, कौन था उस एरोप्लेन में जो कि दिखाई नहीं दिया जैसे वो तूफान से बाहर आया। इट वॉज ए मिस्ट्री, रहस्य है ये, यह रहस्य ही था। कौन था वो, कहाँ से आया, कहने का मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इट वॉज द कॉन्फिडेंस ऑफ द पायलट which would become an another person and it would lead him forward. It is just only imagination. केवल हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कौन था, कोई भूत था क्या, कौन मदद के लिए आ गया, बजरंगबली ने मदद कर दी। These are just only the predictions. But what message, what lesson does the author would like to deliver in this story? In this story, the author would like to deliver the message to the readers, to the students, that they must have perfect courage and confidence in any situation, any anti situation which just create during the lifetime, in any anti circumstances. We must never give up hope and just do our work and just always get ready to take risk. हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, डर के पीछे नहीं भागना चाहिए। फर्स्ट फ्लाइट की इन दोनों स्टोरीज में हमें यही बताया है कि डर के आगे जीत है, इसलिए डर के ऊपर विजय प्राप्त करो। यंग सीगल जो था वो अगर चट्टान से नहीं कूदता तो उड़ना नहीं सीख सकता था, और ये अगर उस डार्क क्लाउड के अंदर नहीं घुसता तो सेफली इंग्लैंड नहीं पहुंच पाता, रास्ते में भटक जाता, विमान क्रैश हो जाता, मर जाता। इसलिए उसने रिस्क ली और सीधा डायरेक्शन में चलता गया, और आगे जो डार्क क्लाउड था हो सकता वो एक इमेजिनेशन थी उसकी, हो सकता है कि एक काल्पनिक क्लाउड था और वो सीधा बिल्कुल आ रहा था। थोड़ी देर बाद में वो डार्क क्लाउड अपने आप खत्म हो गया। इसलिए जीवन में हमेशा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। ठीक है, चैप्टर में इतना ही। हैव ए गुड डे।